घूर्णन गति। तो घूर्णन गति क्या है? दृढ़ पिंड का घूर्णन गति क्या है? बहुत सारे ऐसे दृढ़ पिंड हैं जो गोल गोल गति करते हैं, जैसे पृथ्वी की गति भी घूर्णन गति है। जैसे आपके देखिए यहाँ पर पुस्तक में दिया हुआ है, पंखे की गति दिया हुआ है, कुम्हार के चाक की, जैसे कि कुम्हार लोग मिट्टी का बर्तन बनाते हैं तो वो एक चाक होता है, बड़ा सा होता है, और उसको रोटेट कर देते हैं तो वो एक धुरी पर घूमता है और उसके ऊपर मिट्टी रखा गया होता है जिससे वो लोग बर्तन बनाते हैं। ठीक है, तो उसकी गति भी घूर्णन गति है। तो कह रहा है कि आपका परिभाषा कह रहा है यहाँ पर, ऐसी गति जिसके कोई दृढ़ पिंड किसी स्थिर अक्ष के परितः घूर्णन करता है, यानी एक पॉइंट फिक्स हो और उसके किनारे किनारे मतलब उसके चारों तरफ वो रोटेट करे, गति करे, तो इस प्रकार की गति को घूर्णन गति कहते हैं। जैसे कि मान लो, जैसे कि अभी देखो यहाँ पर एक इसको ले लेते हैं और इसको इसमें हमने फंसा लिया, ठीक है, और इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो ये रोटेट कर रहा है। तो ये जो चाबी है ये बलय भी कर सकते हैं, रिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जब हमने रोटेट किया तो ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो एक मतलब ये हो गया कि यह एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, घूर्णन अक्ष है, और ये इस अक्ष के परितः क्या कर रहा है? गति कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार की जो गति होती है उसे क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। जैसे कि मान लो, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक पिंड, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, M1, M2, M3 ऐसे कोई पिंड है हमारे पास। तो अगर इसके परितः गति करें, इसके परितः ये गति करते हैं, जैसे कि ये घूर्णन अक्ष हो गया, घूर्णन अक्ष, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है? देखो ऐसे गति ये करना शुरू कर दिया, थोड़ा सा इधर कम पड़ रहा है, और यह इधर ऐसे गति करना शुरू कर दिया। यह पिंड ऐसे गति करना शुरू कर दिए, यानी यहाँ पर बंधा हुआ है और इसके किनारे किनारे गति कर रहे हैं। तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है? घूर्णन गति कहलाती है। यानी किसी एक फिक्स पॉइंट, एक अक्ष के परितः जो गति होती है और समान दूरी पर, जैसे कि बैल कोल्हू में जब हम बैल को बांध देते हैं तो जो बैल गति करता रहता है तो घूर्णन गति करता है, वो फिक्स पॉइंट के परितः है, घूमता रहता है। तो इस प्रकार की जो गति होती है उसे क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। तो इसका टॉपिक हो गया घूर्णन गति का। इसके बाद देखिए आपके पास अगला टॉपिक आता है कि द्रव्यमान केंद्र क्या है। कोई भी वस्तु होती है तो उसका कोई ऐसा केंद्र होगा जो यानी सभी कणों को अपनी ओर आकर्षित करता हो, अपने अंदर एकजुट बनाकर रखता हो। तो उसका केंद्र क्या है ये हमको समझना है। यानी जो भी द्रव्यमान है, सेंटर मास कह सकते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है, सेंटर मास। तो ये क्या होता है? तो मान लो कि कोई हमारे पास पिंड है, तो अगर हम ये पिंड हो सकता है, पत्थर हो सकता है, कोई ऐसी वस्तु दृढ़ वस्तु हो सकती है। तो ये जानना चाहेंगे कि इसका जो पार्टिकल है, इनके कण हैं, जैसे कि M1, M2, M3, M4 ऐसे बहुत सारे कण होंगे। तो इसको कौन है जो अपने ओर यानी अपने में मिलाकर रखा हुआ है, ठीक है। इसका कोई ना कोई केंद्र तो होगा। तो इसका केंद्र मान लो बीच में है, इसको अपने ओर आकर्षित कर रहा है, एकजुटता बनाकर है, ठीक है। तो आपका ये कह रहा है कि किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिसके परितः पिंड के सभी कणों के द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग शून्य होता है। मतलब जब हम इसकी बात करते हैं, सदिश लेते हैं, तो इनका हो जाएगा R1
इनका सदिश क्या हो गया, R1। यानी यह और एक यह हो गया, एक ये हो गया ना, दो बिंदु न हो गए। एक तो ये मास्टरमाइंड है, सबको अपने ओर केंद्रित कर रहा है, और ये एक कण हो गए, बहुत सारे ये इसमें पार्टिकल हैं, छोटे छोटे कण हैं। तो कोई तो है इसके अंदर ऐसा, तो कोई ना कोई बल तो होगा जो सभी कणों के एक पास एकजुट करके रखा हुआ है। अगर उसमें बल नहीं लग पाता तो वो बिखर जाते हैं। इसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ है जो इसको एकजुट बनाकर रख रहा है। तो कह रहा है कि द्रव्यमान कणों के द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग, जब हम सभी सदिशों को जोड़ेंगे तो उसका योग किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होता है। तो उस कंडीशन में हम उस बिंदु को क्या कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। जैसे अब इस पिंड का अगर हम सदिश ढूंढे तो क्या होगा, M1 R1, M1 R1। वैसे तो आप जानते हैं दो बिंदुओं के ज्यामिति में पढ़े हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना जानते हैं, उसी के सापेक्ष ये मान ज्ञात किया जा रहा है। यानी एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु यह हो गया, तो इनके बीच की दूरी अगर ये देखो यहाँ पर ये हो गए ना, तो सदिश में कन्वर्ट करते हैं तो M1 R1। दूसरा इनका क्या हो जा रहा है, यहाँ पर मान लो R2 लेते हैं, यहाँ पर R3 रखते हैं, R4 रखते हैं, तो प्लस M2 R2, M3 R3, M4 R4 प्लस और भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, Mn Rn इक्वल टू 0, यानी सबका योग 0 के बराबर होगा। या ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा, बहुत सारे पता नहीं कितने को हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं I इक्वल टू 1 से और कहाँ तक, n तक। अब जितने भी पार्टिकल हों, ठीक है, तो उनके अगर सम निकालते हैं, योग निकालते हैं, तो आप लिखेंगे M1 Mi लिख दो, Ri लिख दो, Mi Ri, या एंड का पॉइंट लिख सकते हैं Mn और Rn। ठीक है, इन सभी की वैल्यू क्या हो सकती है, 0। तो इस कंडीशन में द्रव्यमान केंद्र कहलाएगा। ठीक है, अगर फिक्स कर लेते हैं कि अगर दो कण हमारे पास हैं और दो कणों का द्रव्यमान केंद्र क्या होंगे, तो उनके लिए अगर हम फार्मूला डिफाइन करें तो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए